नमस्कार। दुनिया में इस वक्त एक साथ कई जगहों पर बहुत कुछ हो रहा है। हालात काफी गंभीर हैं और तेजी से बदल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं पर एक नजर डालेंगे। दुनिया के अलग अलग कोनों में जो ये सब हो रहा है, उसे देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव एक बड़ी लड़ाई का रूप लेता जा रहा है। देखिए, दोनों के बीच बातचीत की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका चाहता है कि युद्ध जल्द खत्म हो, पर ईरान उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और नतीजा, ये पूरा इलाका एक बहुत बड़े युद्ध के और भी करीब आ गया है। और ये टकराव अब सीधा सीधा ईरान की दुखती रग, मतलब उसकी इकॉनमी पर आ गया है। अमेरिका अब ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले का इशारा दे रहा है। ये वो द्वीप है जहां से ईरान का लगभग सारा तेल एक्सपोर्ट होता है। तो समझिए, इस पर हमला मतलब सीधा सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला। ईरान के पास पहले से ही एक बहुत बड़ा हथियार है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल। दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो सोचिए, यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। अब ईरान हूती विद्रोहियों की मदद से एक और बड़े व्यापारिक रास्ते, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, के लिए भी खतरा बन गया है। तो अब तस्वीर क्या बनती है? अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये ग्लोबल ट्रेड पर एक डबल चोकहोल्ड जैसा होगा। मतलब तेल, गैस, खाना, हर चीज का आना जाना मुश्किल। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा पड़ सकता है। अब इस उथल-पुथल के बीच कुछ और देश भी अपने लिए मौके तलाश रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, इस पूरे संघर्ष के बीच में इजराइल पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस लड़ाई का फायदा उठाकर लेबनान में अपनी जमीन बढ़ाना चाहता है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में करीब 30 किलोमीटर अंदर तक चली गई है और वो लितानी नदी तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट माना जाता है। और इसका इंसानी पहलू तो और भी भयानक है। सोचिए, सिर्फ 28 दिनों के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है। और अब तो इरादे बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। इजराइल के बड़े-बड़े मंत्री, जैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, अब खुलकर कह रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान अब इजराइल का हिस्सा है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ये भी कह दिया है कि वो 1949 के उस समझौते को नहीं मानता जिससे लेबनान के साथ उसकी सीमा तय हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दशकों पुरानी सीमा को ही खत्म कर रहा है, जो इस इलाके के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जब पूरी दुनिया का ध्यान मिडल ईस्ट पर लगा हुआ है, तो एक और जगह एक बड़ा संघर्ष बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है। देखिए, अब ये लड़ाई यूक्रेन से निकलकर नाटो देशों तक पहुंच रही है। एक रूसी ड्रोन ने नाटो सदस्य एस्टोनिया के एक पावर स्टेशन पर हमला किया है। और तो और 2 और ड्रोन पड़ोसी देश लातविया की हवाई सीमा में घुस गए। ये सब कुछ एक सीधी सीधी उकसाने वाली कार्रवाई है। तो इन हमलों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल नाटो के सामने है। क्या वो अपने आर्टिकल 5 को लागू करेगा? आर्टिकल 5, इसका सीधा सा मतलब है, एक पर हमला तो सब पर हमला। और अगर ये लागू हो गया तो इसका मतलब होगा रूस और 32 नाटो देशों के बीच सीधी जंग, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और इस मामले को जो चीज़ और उलझा रही है वो ये है कि अमेरिका अब यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। दबाव ये कि वो रूस से समझौता कर ले, मतलब डॉनबास का इलाका रूस को दे दे और बदले में सुरक्षा गारंटी ले ले। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के साथ तनाव की वजह से यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद भी कम हो रही है। इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की आग अब छोटे छोटे क्षेत्रीय संघर्षों को भी फिर से भड़का रही है। हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सीज़फायर हुआ था, लेकिन वो टूट चुका है। 26 मार्च से वहां फिर से भारी लड़ाई शुरू हो गई है। शांति की जो उम्मीदें थीं वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लड़ाकों को पनाह देने के आरोप लग रहे हैं और जवाबी हमले हो रहे हैं। तो ये सारे संघर्ष, ये सारी लड़ाइयाँ सीमाओं को लेकर हैं, जमीन को लेकर हैं। चलिए एक पल के लिए इन सब से दूर इतिहास में बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसी खोज की बात करते हैं जो हमें याद दिलाती है कि हमेशा से सीमाओं पार करने का मकसद लड़ाई ही नहीं रहा है। ये देखिए, 2000 साल पुराना एक संदेश तमिल भाषा में लिखा हुआ, और मिला कहाँ? मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में, प्राचीन मकबरों के अंदर। लिखा है,
सिकाई कुरन यहाँ आया और उसने इसे देखा। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये नाम जमीन से करीब 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर लिखा है। अब सवाल ये है कि आज से 2000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के कोई इतनी ऊंचाई पर अपना नाम कैसे लिख सकता है? ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो ये खोज हमें क्या बताती है? ये बताती है कि प्राचीन भारतीय सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि वो जिज्ञासु टूरिस्ट भी थे जो दुनिया के अजूबे देखने निकलते थे। ये पासपोर्ट और हवाई जहाज़ों से बहुत पहले की दुनिया की कहानी है, एक खोज और जिज्ञासा के साझा इतिहास की। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? 2000 साल पहले लोग दूसरी संस्कृतियों के अजूबों को देखने के लिए रेगिस्तान पार कर रहे थे, और आज हम टैंक और ड्रोन से सीमाएं पार कर रहे हैं। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि हमने कौन से रास्ते चुन लिए हैं।